नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत विषय और इसी सत्र लगाई गई नई पाठ्य पुस्तक दीपकम का पहला अध्याय। पहले अध्याय से संबंधित 2 वीडियो में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन पर विस्तृत चर्चा कर ली थी। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ होमवर्क करने के लिए दिया था। उम्मीद करती हूँ आप वो होमवर्क पूरा करके लाए होंगे। अभी मैं यहाँ पर आपके लिए वो पेजेस खोल देती हूँ जो होमवर्क आपको दिया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस वीडियो के पूरे हो जाने के बाद आप अपने द्वारा किए गए कार्य का इस स्क्रीनशॉट से मिलान करिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो ये सबसे पहला आपका जो पेज नंबर है 4, पेज नंबर 4 पे जो होमवर्क आपको करना था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले ले लिया होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, आपके जो ये पुस्तक में पेज हैं वो 4 नंबर इधर लेफ्ट साइड में और 5 नंबर राइट साइड में है, जिससे वो पूरा पेयर की तरह खुल रहा है। चूंकि मेरे पास ये पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है तो ऊपर नीचे है, जबकि अगर ये 5 नंबर जो पेज है ये 4 नंबर के उस तरफ है, यानी पूरा एकल चलेगा। तो उत्तर उसी आधार पे आपने भरे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो ये है पेज नंबर 5, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूं ताकि एक ही बार में वो पेज पूरा स्क्रीनशॉट में आ जाए, बाद में आप उसे जूम कर सकते हैं। तो पेज नंबर 6, चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 7 लीजिए, यह है आपका पेज नंबर 7 का गृह कार्य। और आगे चलते हैं, ये लीजिए, ये है आपका पेज नंबर 8। बच्चों अब एक चीज यहां ध्यान देनी है, आपके पेज नंबर 8 में एक यहां पे मैटर लिखा हुआ है वयम अयोग वाहनाम। अब ये चूंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरी जो पीडीएफ यहाँ खुल रही है मेरे पास, उसमें ऊपर नीचे पेज हैं, इसलिए लाइन पूरी नहीं हो रही। पहले इस लाइन को पूरा करने के लिए मैं नीचे चलती हूँ। वयम अयोग वाहनाम, आगे आपके लिखा हुआ है इसमें अभ्यासम कुर्म, ठीक है। तो हम अयोग वाह का अभ्यास करेंगे। इसके पूरा अर्थ क्या निकलता है? हम अयोग वाह का अभ्यास करेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए, अयोग वाह हमने 2 प्रकार के किए थे, जिसमें एक था अनुस्वार अयोग वाह, एक था विसर्ग अयोग वाह, ठीक है। अनुस्वार जो कि बिंदु लगाना है, जो हमने पहले बात की थी, ये अनुस्वार होता है और ये क्या होता है? चंद्र बिंदु, यानी अनुनासिक। तो बिंदु वाला अनुस्वार, चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक, इस पे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं दिया था कि आप किस वर्ण से बनाएं, किस वर्ण से न बनाएं। इन्होंने सिंपल हमें कहा वयम अयोग वाहनाम अभ्यासम कुर्म, हम सब अयोग वाह का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास करने के लिए आपने हो सकता है कुछ और वर्ण उठाए हों, यहाँ मैंने कुछ और वर्ण से उत्तर दे दिया, लेकिन मुख्य जो बात है वो यही है कि जैसे ग लिया तो ग पर अनुस्वार लगाया गम, ग पर आ की मात्रा गम। ये जैसे यहाँ पे इन्होंने एक अनुस्वार अ के साथ मिलाकर के लगा रखा है, ये आ के साथ मिलाकर के लगा रखा है। ठीक हमने भी वही काम करना है। वर्ण आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी उठा सकते हैं या आपने कोई भी लिया होगा, और अगर यहाँ पे सेम मैच नहीं कर रहा तो ये मत समझिएगा कि आपका उत्तर गलत है। बस ध्यान इतना देना है कि आपने जो वर्ण लिया है उस वर्ण में एक बार अ लगा करके अनुस्वार लगा दीजिए, एक बार आ लगा करके अनुस्वार लगा दीजिए। लगाने को तो आप ई लगा करके भी अनुस्वार लगा सकते हैं, उ लगा के भी अनुस्वार लगा सकते हैं, सब सही है, ठीक है। मुद्दा सिर्फ ये है कि हमें अनुस्वार लगाना सिखा रहे हैं वो।
हमें अनुस्वार लगाना सिखाने के लिए, उसी उद्देश्य से ये अभ्यास करने के लिए दिया गया है। और उदाहरण में सिर्फ अ और आ की मात्रा लगाई गई थी, इसलिए मैंने जो इसके अभ्यास में उत्तर लिखे वो भी अ और आ की मात्रा के आधार पर ही दिए हैं यहाँ पे। और सेम यही काम यहाँ किया, विसर्ग के साथ भी उन्होंने पहले अ के साथ विसर्ग लगा दी, फिर आ के साथ विसर्ग लगा दी। तो मैंने अपनी स्वेच्छा से वर्ण उठाते हुए घ, छ और अगले पेज पे आप देखेंगे तो उसमें भी किया है। तो आपने अगर इसके स्थान पर किसी और प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया, कुछ और वर्ण आपने लिया, आपने हो सकता है यहाँ पे लिया हो ट टमाटर, तो टम टाम इस प्रकार से बनाया हो, यानी आपने अगर ये बनाया है टम, आपने अगर ये बनाया है टाम, तो ये भी दोनों सही हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि वर्ण कोई भी लें, किंतु आपको अनुस्वार और विसर्ग लगाने का अभ्यास होना चाहिए, इसके लिए ये दिया गया है। चलिए, ये हो गया पेज नंबर 8। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले, ये लीजिए, ये है आपका पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं। तो अभी आपने जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। बिना लापरवाही किए आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने उत्तरों का मिलान जरूर करेंगे, और उत्तर का मिलान करने के बाद कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, चलिए बात करते हैं संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजनानी यानी संयुक्त शब्द का अर्थ क्या है? पहले भी शायद हमने ऐसे शब्द पे बात की थी। संयुक्त का मतलब संयोग हो जाना, मिल जाना। अच्छा, यहां से एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजनानी। पहले हम बात करके आए थे एक जगह गुणिताक्षर। गुणिताक्षर में क्या था? स्वर और व्यंजन जहां मिल रहे थे वो गुणिताक्षर था। जैसे एक बार पुराने पे चलते हैं फिर से। गुणिताक्षर की जब हमने बात की थी, गुणिताक्षर में एक स्वर एक व्यंजन मिल रहा था। जैसे हम कह दें कि ककार प्लस अ मिलकर क्या बना? ये बना क। तो ये जो मिला ये क्या हुआ? गुणिताक्षर। ये जो है ये क्या है? गुणिताक्षर। पर अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजन यानी मिल जाने वाले व्यंजन कौन से होते हैं? चलिए बात करते हैं। एकाधिक व्यंजन वर्णमाला वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एकाधिक अर्थात एक से अधिक। बच्चों, आपकी किताब आपके हाथ में होनी चाहिए, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, शब्दों के अर्थ आप साथ साथ लिखेंगे। एकाधिक का मतलब है एक से अधिक। देखिए, अगर आप लिखेंगे नहीं तो जब आप रिवीजन करने लगेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है तो लिखिए जरूर। एकाधिक अर्थात एक से अधिक व्यंजन वर्णानाम, व्यंजन वर्णों का, मेलनेन मेल होने से, संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर से बात करेंगे। एक से अधिक व्यंजन वर्णों का मेल होने से संयुक्त व्यंजन होते हैं। यानी एक से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाएं और वो मिल करके कुछ नया व्यंजन बना दे तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे इसको मैं एक बार इरेज कर रही हूं, आपने लिख लिया होगा एक से अधिक अर्थ। ठीक है, जैसे ये क्ष हमें दे रखा है, कक्षा लिखते हैं हम, कक्षा में क्ष आता है ना, ये वही क्ष है। ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है ककार, शकार और अस्वर लगा हुआ है इसमें। अब जब हम कक्षा की बात करते हैं तो अस्वर भी लगा सकते हैं, या कक्षीय तो कक्षीय में ई भी लगा सकते हैं। बात स्वर अलग है लेकिन व्यंजन कौन से मिले हैं? दो, इस पे बात कर रहे हैं। तो व्यंजन दो मिले हैं, ककार और शकार। ये दो व्यंजन मिलकर के ये क्षकार का निर्माण करते हैं। उसके बाद स्वर जो भी लगेगा उस स्वर के साथ ये अटैच हो जाते हैं और ये पूर्ण रूप को ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे याद अच्छे से रखिएगा, क्योंकि अक्सर गलती क्या हो जाती है? गलती ये हो जाती है कि इस क्ष की जगह हमें याद क्या रह जाता है? ये श। ये श नहीं आता, ये श शलगम वाला इसमें नहीं आता, याद रखना है। क्ष में हमेशा ककार और शकार, श कौन सा?
मूर्धन्य बोलते हैं इसको। जब आप आगे उच्चारण स्थान पे हम बात करेंगे तो हम ये भी समझेंगे इसको मूर्धन्य कैसे कहते हैं, क्यों बोलते हैं। अभी के लिए आप ये समझें कि ष षटकोण वाला श इसमें आएगा और ये बन जाएगा क्ष। अभी ये देखिए एग्जाम्पल भी वही दिया हुआ है जो अभी मैं बोली। कक्षा, तो ककार अ, ककार, शकार आ। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, इन्होंने इस शब्द का पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद किया है। इसको वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं, इसको वर्ण वियोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं और वर्ण वियोग भी कह सकते हैं। कैसे किया इसको समझिए। जैसे एक एक हम उठाएंगे वर्ण, ठीक है। जैसे पहला वर्ण उठाया क, तो क जब लिख रहे हैं तो क मैंने आपको बताया था व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं, तो पहले तो आधा व्यंजन लिख दिया ककार। मैं ककार क्यों बोल रही हूँ फिर मैं दोहराऊंगी नहीं। जिन बच्चों को नहीं पता कि मैं इसको ककार क्यों बोल रही हूँ, पहले पुरानी वीडियोस देख करके आए, वहां से समझे कि ये ककार क्यों बोला जा रहा है, उसके बाद आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। चलिए, क आधा व्यंजन हमेशा अपने आप में आधे ही होते हैं, तो ये ककार लिख दिया हमने। अब इसमें स्वर कौन सा मिला हुआ है? जब हम बोल रहे हैं क, अ मिला हुआ है तो ये अ लिख दिया पीछे। क्षा, अब क्षा में ये क्षकार, यानी दोनों आधे। अब क्षकार के अंदर जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उनको भी तोड़ के लिखेंगे। तो क्षकार किससे मिलके बना? अभी हमने बात की ककार और शकार, तो यहां लिख दिया ककार और शकार। अब इसमें पीछे स्वर क्या मिला हुआ है? कक्षा आ मिला हुआ है, तो यहां पे स्वर क्या लिख दिया? आ। कहने का तात्पर्य है कि एक शब्द के प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक वर्ण से मतलब कि उसके अंदर जितने व्यंजन हैं, जितने स्वर हैं, सबको तोड़ करके जब लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। इसको मैं यहां लिख रही हूं, वर्ण विच्छेद। एक नाम अभी अभी मैंने आपको और भी बताया कि इसको क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं या इसको वर्ण वियोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण वियोग। वियोग का मतलब अलग कर देना। तो हमने क्या किया है, शब्द के अंदर जितने भी वर्ण थे सबको अलग कर दिया, तो वर्ण वियोग, विच्छेद कर दिया, अलग कर दिया, तो वर्ण विच्छेद। तो आप दोनों नामों से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं त्र पे। अगला जो संयुक्त व्यंजन है हमारे पास वो है त्र। त्र कैसे मिलकर बना है? अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने एक उदाहरण लिया था पित्राज्या, याद आ रहा है? पित्राज्या को हमने पूर्ण रूप से उसके टुकड़े करके और फिर उसको समझा था पित्राज्या, यानी तकार रकार आ, तो त्रा बना था पित्रा, इस प्रकार से, है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं त्र की। तो त्र में क्या है? तकार रकार, और फिर वही बात कि अंतिम स्वर क्या दिख रहा है इसमें? अ, तो इसमें क्या लिख दिया? अ, तकार रकार अ, तो क्या बन गया? त्र। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण इन्होंने दे रखा है पत्रम। पत्रम को अब एक एक वर्ण अलग करेंगे, सारे वर्ण विच्छेद करेंगे, तो क्या होगा? पहले चलते हैं प। प में क्या है? पकार प्लस अ, तो ये लिख दिया पकार, पकार प्लस अ। उसके बाद क्या है? त्र। अब सबसे पहले ये संयुक्त व्यंजन है तो पहले ये लिखना पड़ेगा कि त्र किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। स्वर की बारी लास्ट में आएगी, अंतिम में आएगी। तो ये आ गया तकार रकार, क्योंकि ये किससे मिलके बना? अभी हमने ऊपर पढ़ा था तकार और रकार मिलके त्र का निर्माण करते हैं। स्वर इसमें क्या मिला हुआ है? अ। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो पत्रम में म लिखा हुआ है ये पूरा नहीं है, ये पहले से ही आधा है। कैसे पता लग रहा है? इसके देखो ये हलंत लगी हुई है, ये पहले से ही आधा है, तो यहां फिर क्या आ जाएगा? मकार। अब इसके आगे किसी भी प्रकार का स्वर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्वर है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये जो मैं आपको समझा के आई थी पहले बात करते करते, वही यहां पर आ गया है। क्या? जय। क्या बोलेंगे? जय। गे नहीं बोलेंगे, फिर से याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? जय। जिन बच्चों को ये नहीं पता जय क्यों बोल रहे हैं, फिर से दोहरा रही हूँ, पिछली वीडियो में देख के आना, बहुत बात की थी, डिटेल में बात की थी। तो इसका जो वर्ण विच्छेद है ये मैंने वहां भी आपको समझाया था, जकार इयकार। ये इयकार कौन सा है? च वर्ग। च वर्ग लिखते हैं ना हम, च, छ, ज, झ, और अंत में क्या आता है? इय। तो ये जो
च वर्ग का अंतिम वर्ण है वो इसमें मिला हुआ होता है, ठीक है। वो ज्ञ, ज्ञानी और यै, ये नहीं होते, ध्यान रखना है। क्या होता है? जय। पहली बात, इसका उच्चारण अगर सही याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा। अगर आप इसका उच्चारण ज्ञ ही याद रखोगे तो आप जब वर्ण विच्छेद करने लगोगे तो आपको याद भी क्या आएगा? ज्ञ लिख रहे हो ना आप, अगर ज्ञ बोल रहे हो, एग्जाम्पल आप अगर ज्ञ बोल रहे हो, आप क्या करोगे? ग, और क्या करोगे? य, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? जकार और यकार, और वही बात अंतिम स्वर क्या है? अ, तो ये पूरा मिलकर के क्या बन गया? ज। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ज्ञानम, क्या बोलेंगे? ज्ञानम, ज्ञान नहीं बोलेंगे, ज्ञानम। तो ये पहले वर्ण विच्छेद करते हुए शुरू से चलते हैं। ज किससे मिलके बना था? जकार यकार। अब इसमें स्वर कौन सा मिला हुआ है? आ, तो यहां क्या आ गया? आ। उसके बाद क्या है? न के लिए नकार प्लस अ। उसके बाद फिर से वही कि यहाँ पे पहले से ही म क्या दे रखा है? आधा, यानी मकार दे रखा है, तो यहाँ क्या लिख दिया? मकार। तो इस ज्ञानम का पूरा वर्ण विच्छेद क्या हो गया? जकार प्लस यकार प्लस आ प्लस न, नकार प्लस अ प्लस मकार, ठीक है। चलिए आगे एक और संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। ये है आपका दै। इसको भी अगर आपको याद आ रहा है पिछली वीडियो का, तो हमने विद्यालय, इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था, और एक शब्द शायद हमने वहां पर किया था यद्यपि, ठीक है ना, यद्यपि किया था, और यद्यपि के टुकड़े करके मैंने आपको समझाया था कि इसमें दै कौन सा है? विद्यालय वाला, या विद्या जिसको कहते हैं। तो वो दै संयुक्त व्यंजन होता है। अब ये किससे मिलके बना है? दकार यकार, और चूंकि इसमें स्वर क्या है? अ, तो स्वर पीछे लिख दिया, लेकिन व्यंजन कौन से हैं? दो, दकार और यकार, और अंत में स्वर लिखना है। अब वही आपके पास उदाहरण क्या आ रहा है? विद्या। विद्या के जब टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? व में कौन सी, वकार में कौन सा मिला हुआ है स्वर? ई, छोटी ई मिली हुई है, तो वकार ई। उसके बाद द्या, द्या में अब द्या बनाने के लिए पहले दकार यकार, और फिर स्वर क्या है अंत में? आ। तो ये पूरा मिलकर के क्या बनेगा? वकार प्लस ई प्लस दकार प्लस यकार प्लस आ, टोटल क्या बनेगा? विद्या। चलिए आगे बात करते हैं। एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजने सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार, एवमेव इसी प्रकार, सर्वेषां व्यंजनानां सभी व्यंजनों का के साथ, सर्वे व्यंजने सभी व्यंजनों का साथ मिलने से, यानी सभी व्यंजनों के साथ सभी व्यंजनों का साथ मिल जाने से, कहने का मतलब कोई भी व्यंजन कोई भी अन्य व्यंजन के साथ मिल सकता है। तो सभी व्यंजनों का सभी व्यंजनों के साथ मिल जाने से जो भी नया रूप निकलता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। एग्जैक्ट तो वो लिखे एक जैसे, यानी उनकी लिखने की शैली बदल गई, लेकिन बहुत से संयुक्त व्यंजन ऐसे होते हैं जिसकी लिखने की शैली नहीं बदलती। उसको लिखने के लिए फिर क्या करते हैं? एक व्यंजन को आधा लिखते हैं, एक व्यंजन को पूरा लिखते हैं, उसमें स्वर लग जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। अब ये क्या है? कै। क्या है? कै। अब कै में क्या है? ककार, और य पूरा है। ये क्या है? कै। कै को अगर टुकड़े करें तो क्या होगा? ककार प्लस यकार प्लस स्वर क्या मिला हुआ है? अ। तो ये ककार प्लस यकार प्लस अ, तो ये बना कै। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि दो व्यंजन है, एक स्वर जो अंत में लग रहा है, लेकिन इन व्यंजनों को एक साथ लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी लिखित स्वरूप नहीं है। जैसे वो तो मिलकर के दकार और यकार मिलके इस तरह से एक नया जो रूप ले लेते हैं, नई आकृति ले लेते हैं, यहाँ पर नई आकृति नहीं है। जब नई आकृति नहीं है तो क्या करते हैं? अब ककार के पीछे कोई स्वर नहीं है तो ककार को आधा क लिख देते हैं, और यकार के पीछे अ है, इसलिए अ किस में मिल जाएगा? यकार में, तो वो मिलकर के क्या बन जाएंगे? जैसे एग्जाम्पल क्या है? चाणक्य। चाणक्य में क आधा है, य पूरा है, लेकिन है ये भी संयुक्त व्यंजन, बस इसका लिखने का स्वरूप नहीं बदला, लिखने के लिए नया कोई व्यंजन हमें नहीं दिया गया। ठीक, उसके बाद र्ण, अर्णव, इसको र्ण, र पूरा नहीं है ना, इसलिए इस तरह से साउंड कर रही हूं मैं, र्ण। तो र आधा है, ण पूरा है, इसकी लिखने की शैली नहीं बदली। ध्यान रखना, हमने कोई पूरा अलग से एक नया व्यंजन नहीं लेके आए,
न ऐसे ही लिखा जाता है, अण ऐसे ही लिखा जाता है और अण इसी प्रकार से आगे लिखा गया है। लेकिन र क्या होता है, र रेफ पदांत बोलते हैं। रेफ पदांत थोड़ा भारी शब्द हो गया आपके लिए, ये बाद में बात करेंगे, लेकिन सिंपल फॉर्मेट में आपको बताती हूँ। सिंपल फॉर्मेट यहाँ थोड़ा सा लिख के बताती हूँ आपको। जैसे जो र है, जब ये आधा होता है यानी ये रकार की फॉर्म में होता है, तो ये अलग अलग तरह से लिखा जाता है। डिपेंड करता है कि ये किसी व्यंजन से बाद में आ रहा है या किसी व्यंजन से पहले आ रहा है। ठीक है, कैसे? जैसे हाँ, एक तो यही ले लेते हैं आपका उदाहरण, और एक हम उदाहरण एक साथ ये दो उदाहरण पहले लेके चलते हैं। एक और लेते हैं, उष्ट्र, ठीक है, क्योंकि इसमें भी र है। तो ये तीन उदाहरण लेकर के हम पहले बात करते हैं कि रकार कैसे कैसे यूज होता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे अर्णव, पहले अर्णव के टुकड़े करते हैं। अर्णव के टुकड़े जब करेंगे तो अ प्लस, अब इसको बोलो, अरनव, र पहले साउंड हो रहा है ना, अर्णव। हम ये नहीं कह रहे अणरव, नहीं बोल रहे ना, अर्णव। तो र पहले साउंड हो रहा है तो क्या आ जाएगा, पहले रकार। अब ध्यान रखना ये ऊपर है, इसका मतलब ये आधा है। अगर ये ऊपर है तो इसका मतलब ये आधा है। आधा है तो इसके बाद में स्वर नहीं आएगा कोई भी। अब क्या होगा, यहाँ पे अण है तो अण हम क्या करेंगे, पहले हलंत वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको आधा करना है, हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। इसके बाद अ लगेगा क्योंकि यहाँ पे अ स्वर दिया हुआ है, ये हमने अ लिख दिया। उसके बाद वकार प्लस अ, और अंत में विसर्गे में ऐसे ही लगा देते हो एक बार। ठीक है, तो ये है अर्णव। अब आप देखो यहाँ पे रकार बीच में आ रहा है, रकार से पहले स्वर है। अब किसी स्वर में तो र मिल नहीं सकता, ठीक है, स्वर अपने आप में पूरा। लेकिन रकार के बाद कोई स्वर नहीं है। जब उसके बाद कोई स्वर नहीं है और बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपने बाद वाले अक्षर के ऊपर चला जाएगा। क्या करेगा, बाद वाले अक्षर के ऊपर चला जाएगा। अब पैर में भी लगता है, ये कैसे होगा, पहले इसको भी साथ में लिखते हैं ताकि एक साथ दोनों के कंपैरेटिव में हम समझ पाएंगे। क्रम लिखेंगे तो अब आप जब बोलोगे तो आपको साउंड समझ में आएगा कि क्या पहले बोल रहे हैं क्या बाद में बोल रहे हैं। बोलो क्रम, क्रम में सबसे पहले क्या बोला आपने, ककार। देखो इससे गलत नहीं होता, जब आप बोल के करते हो ना तो गलत नहीं होता। क्र, अब र बोल रहे हो ना, अ से पहले भी र बोल रहे हो। क्र, अ लास्ट में आ रहा है, क्र, अ की साउंड लास्ट में आ रही है, बीच में क्या आ रहा है, र। तो ककार प्लस रकार प्लस अ, ये हो गया क्र। पीछे क्या है, म। तो यहां क्या कर देंगे, मकार प्लस अ, ये क्या हुआ, अब क्रम, उसके टुकड़े। अब इसको समझिए, यहां रकार था, यहां रकार से पहले स्वर था, बाद में व्यंजन था। ठीक है, यहां रकार से पहले व्यंजन है, बाद में स्वर है। अंतर है ना दोनों में। अब देखो, अगर रकार के बाद में स्वर है तो र तो पूरा हो गया। ये देखो अब क्या करेंगे, र पूरा हो गया, ककार आधा रह गया। जब ककार आधा रह गया तो इन दोनों को मिलाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे चलते चलते आपको एक चीज की जानकारी और दे देती हूँ, और हम एक चीज समझते हैं। अगर सिंपली आपसे पूछ लिया जाए क्र में पूरा कौन सा व्यंजन है और आधा कौन सा है, अब तो हमने अलग अलग लिख लिया, लेकिन जब नहीं लिखा था या कभी आपसे पूछा जाए तो अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। उनको लगता है कि क पूरा दिखाई दे रहा है, क तो पूरा है और र क्या है, आधा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क आधा है, र पूरा है। देखो कितनी बड़ी बात है। कैसे समझेंगे इसको, याद कैसे रखेंगे। चलिए एक उदाहरण देती हूँ, थोड़ा सा फनी है लेकिन याद रखने के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, आपका कोई दोस्त है, सहेली है, जो भी है, आप दो हैं। आप में से एक को कहा जाए कि दूसरे को गोद में उठा ले। दो सहेलियां हैं और एक सहेली को कहा गया कि अपनी सहेली को गोद में उठा लो। अब उसने गोद में उठा लिया, ठीक है। आप इमेजिन करिए, आपके सामने एक ने दूसरे को गोद में उठा रखा है, लेकिन आपको पूरी बॉडी किसकी दिख रही है,
जो गोद में है ना, बॉडी उसकी पूरी दिख रही है, क्योंकि जिसने उठा रखा है उसकी बॉडी तो उसके पीछे छिप गई, उसका जो काफी हिस्सा शरीर का है वो गोद में उठे हुए मित्र से पीछे छिप गया, तो बॉडी पूरी तो किसकी दिख रही है, जो गोद में है। लेकिन पैर किसने लगा रखे हैं नीचे, सारा वजन किसने उठा रखा है, जो आधा छिपा हुआ है। तो इसको ऐसे ही समझिए, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो जो छिपा हुआ है, र पूरा दिख नहीं रहा, लेकिन इसने क का भार अपने कंधों पे उठा रखा है, क को गोद में उठा रखा है, ठीक है। तो इसने क्या पूरा है, र पूरा है, क आधा है। ऐसे जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, लिखे जाते हैं, उसमें हमेशा ध्यान रखना जो नीचे वाली चीज होती है, नीचे वाला व्यंजन होता है वो पूरा होता है, ऊपर वाला आधा होता है। जो पूरा दिख रहा है वो आधा है, जो आधा दिख रहा है वो पूरा है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हाँ, द्व आप लिखते हैं ना, द्व, या आप लिखते हैं युद्ध का ध, है ना, युद्ध इस तरह से लिखते हैं, और द्वारा में ये लिखते हैं। अब इसमें जो व है ये पूरा है, द आधा है, इसमें ध पूरा है, द आधा है। देखो कितनी सुंदर बात है ना। तो इसको कैसे याद रखना है, हमेशा ये याद रखना, कभी भी इस तरह के शब्द इस तरह के अक्षर देखो आप, तो आप ये याद रखना कि नीचे जो दिख रहा है आधा, उसने जो दिख रहा है पूरा उसको गोद में उठा रखा है, इसलिए बेचारा छिप गया, पर पूरा वही है, पैर उसने लगा रखे हैं, वजन उसने उठा रखा है। तो इसमें व ने वजन उठा रखा है, इसमें ध ने वजन उठा रखा है, द तो मस्ती से गोद में बैठे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है। चलिए फिलहाल तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो जब यहाँ पे र के बाद में कोई स्वर नहीं आया तो र पूरा नहीं हो सकता, और र कहाँ चला जाएगा, अपने आगे वाले के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि र पैर नहीं लगा रहा नीचे, पैर अण लगा रहा है, र आधा है इसलिए र ऊपर चढ़ गया, हमेशा ऊपर चढ़ा हुआ आधा होगा, ठीक है। और जिसने नीचे पैर पूरे लगा रखे हैं वो पूरा होगा। अब यहाँ पे र पूरा है क्योंकि र को स्वर मिल रहा है, रकार को स्वर मिल रहा है, तो ये र पूरा हो जाएगा, और ककार क्या रह जाएगा, आधा, और इसको लिखने का फॉर्मेट क्या हो जाता है, ये क्र, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये अर्णव, क्रम, ये दो समझ में आ गए। एक और देख लेते हैं, उष्ट्र। वैसे इसको ज्यादा अब देखने की जरूरत बची नहीं है क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है। अब आप फटाफट से, मैं 1 सेकंड के लिए पॉज करूंगी अपनी बात को, आप कमेंट सेक्शन में बताइए ट्र में पूरा क्या है और आधा क्या है, राइट। अब आपने जो भी लिखा होगा उससे इस बात का मिलान करिएगा कि ट्र जो लिखा है इसमें ट आधा है यानी टकार है, और नीचे जो र है वो पूरा है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके अगर उष्ट्र के वर्ण विच्छेद हमें करने हो, तोड़ना हो इसको, तो कैसे करेंगे, एक बार मैं यहाँ जगह थोड़ी सी साफ कर देती हूँ। जी, अब उष्ट्र के अगर वर्ण विच्छेद करने हो तो क्या करेंगे, उ प्लस, अब श आधा लिखा हुआ है ना, मतलब इसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको इस तरह से आधा ही लिख देंगे। अब चूंकि पीछे कोई स्वर नहीं है तो हम चलेंगे अगले वर्ण पे। अगला वर्ण क्या है, ट्र। अभी अभी आपने बताया ट्र में ट आधा है क्योंकि ट ऊपर गोद में बैठा है, तो क्या लिख देंगे, पहले टकार, और फिर क्या आ जाएगा, रकार, और अंत में इसके कौन सा स्वर दे रखा है, अ, और साथ में क्या दी हुई है, विसर्ग। तो उ प्लस शकार प्लस टकार प्लस रकार प्लस अ क्या बन जाएगा, उष्ट्र। अब ये ध्यान सिर्फ इतना देना था कि अब जैसे क में जब र जोड़ा था, सॉरी ककार में जब र जोड़ा था, ये ककार और ये र, जब इसको जोड़ा तो इसके पैर में लग सकता है ऐसे, लेकिन अब ट के पैर में अगर आप ऐसे सिंपली ऐसे लगा दोगे तो वो अच्छा सा नहीं लग रहा ना देखने में, इसलिए शायद जब भी कभी ये वर्णमाला बनी होगी, जब हमारे जो महान प्रणेता रहे भाषा के, उन्होंने बनाई होगी, तो उन्होंने इसको एक सिंपल सुंदर स्वरूप दे दिया, और टकार में जब र लगाया तो उसको दोनों टांगे दे दी, ठीक है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें र पूरा, और क्रम में भी र पूरा है, लेकिन अर्ण में र आधा है। ये र को लेकर के आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी भी अगर आपको र को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में या जब भी समय मिलेगा तो मैं उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी।
ठीक है, क्योंकि र को लेकर के आगे एग्जाम्स में बहुत इस तरह के प्रश्न आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब आगे है मंत्र। मंत्र में न आधा त्र पूरा। अब त्र में भी कितना कुछ है देखो, आप लिखोगे मंत्र में मकार प्लस अ प्लस नकार प्लस तकार प्लस रकार प्लस अ, इतना ही लिखोगे ना। इसको फिर से पूरा कर देती हूं मैं, रकार प्लस अ, तो ये क्या बन जाता है, मंत्र। क्या बन जाता है, मंत्र। अब देखो कितने व्यंजन एक साथ आ रहे हैं, 3 व्यंजन वर्ण हैं यहाँ, है ना। 3 व्यंजन वर्ण में अब तकार और रकार के लिए तो हम संयुक्त एक स्वरूप देख करके आए थे, त्र। अभी हमने पढ़ा था पहले, तो पहले जो संयुक्त स्वरूप देख के आए त्र। अब 2 तो पहले मिल गए, तीसरे को कैसे रखते, तो इसको क्या किया हमने, आधा लिख दिया साथ में, तो ये बन जाता है मंत्र। बस इतना सा है, और कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इंद्र है, ओष्ठ्य है, संध्या है, पद्मम। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, पद्मम में दकार और मकार मिले हुए हैं आपस में, तो एक नया स्वरूप इन्होंने लिया है। कैसे होगा इसका वर्ण विच्छेद, पकार प्लस अ प्लस दकार प्लस मकार प्लस अ प्लस मकार। अब देखो ये दकार और मकार और इसके पीछे जो अ है, दकार के साथ इसी के पैर से ये म की शुरुआत कर दी, तो ये बन गया द्म। ठीक है, तो अब फिर वही बात कि नीचे म आधा दिख रहा है, उसने द को गोद में उठा रखा है, तो द आधा है, म पूरा है, मकार को स्वर मिला हुआ है, और अंतिम मकार के पीछे कोई स्वर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पद्म में पहले से ही हलंत लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सारे स्वरूप बनेंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ये आखिरी एक लाइन दी हुई है, इसको समझ लेते हैं क्या है ये। चलिए, ये लिखा है एतानी संयुक्त व्यंजनानी नवीन वर्णाना संति, कि इन संयुक्त व्यंजनों का नवीन वर्ण नहीं होता। अभी हम वही बात मैंने आपको पहले ये समझा दिया था कि इनको अलग लिखने के लिए कोई नया वर्ण हमें नहीं दिया, इसका नया स्वरूप, नई आकृति हमें नहीं दी गई, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया कि एक को आधा लिख दिया और एक को पूरा लिख दिया। तो वही बात ये कह रहे हैं कि इन सबको, ये जो ऊपर लिखे हैं, इन सबको लिखने के लिए कोई नया स्वरूप नहीं दिया गया, नया वर्ण नहीं दिया गया, नहीं है। अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णना विशिष्टा लेखन शैली एवं, अपितु यानी बल्कि, पृथक पृथक अलग अलग संयुक्त व्यंजन वर्णनाम संयुक्त व्यंजन वर्णों की विशिष्ट लेखन शैली, विशिष्ट जो लेखन शैली है, यानी इस प्रकार से अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे म, थोड़ा सा हमने इस तरह से इसका लेखन शैली बदल दी, ये नया वर्ण नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उसी द के पैर में ऐसे म बनाया है हमने कोई नया वर्ण नहीं लिया, क्योंकि जैसे दकार और य जब मिल रहे थे तो ये तो पूरा ही नया ले रहे थे, इसमें कुछ भी पुराना नहीं था, पूरा नया था। लेकिन ये तो हमने एक लेखन शैली थोड़ी सी अपनी चेंज की है, लिखने की शैली बदली है और कुछ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि पृथक पृथक अलग अलग वर्णों को लिखने के लिए अलग अलग लेखन शैली है, बस इतनी सी बात है। एतेषु आगत स्वर संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूत नास्ति, इनमें आए हुए स्वरों में संयुक्त व्यंजन के अंदर स्वर नहीं होता, यानी ये जो अंदर व्यंजन वर्ण आया है इसके लिए स्वर नहीं होता। द के लिए, दकार के लिए कोई स्वर नहीं है, मकार के लिए स्वर दे रखा है पीछे अ, तो बीच में जो व्यंजन वर्ण आ जाएंगे उनके लिए कोई स्वर नहीं होता। इस तरह से ये आपका यहाँ पे एक पेज पूरा होता है। इसके आगे चलते हैं, क्या है इसके आगे है जी आपके लिए करने वाला होमवर्क। तो मुझे लगता है कि आप बड़ी तन्मयता से इस होमवर्क को पूरा करेंगे। आज का आपको गृह कार्य देते हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद आप खुद करिएगा। आपके दे रखा है वर्ण वियोग। मैंने आपको अभी समझाया, ये जो हम शब्द के अंदर वर्णों के टुकड़े कर रहे थे, इसे ही क्या कहते हैं, वर्ण वियोग, या एक और नया नाम मैंने आपको बताया, वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोग एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो यही कर रहे हैं, ये है अज, राइट, अजह।
अजह का इन्होंने वर्ण विच्छेद हमें करके दिया है एक उदाहरण के रूप में कि अ प्लस ये अ है, अ तो खुद में स्वर है, इसके पीछे क्या होगा, तो पीछे है ज में जकार और अ और अंत में क्या है विसर्ग। तो इस तरह से अज का दे दिया। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है। आपको करना क्या है, नीचे जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको कंप्लीट करना है। जैसे एक हम करते हैं रामः, राम में पहला क्या है रा के लिए रकार, हलंत जरूर लगाइएगा, हलंत नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। रकार प्लस स्वर क्या है रा में आ, स्वर क्या है आ, पीछे है मकार प्लस अ और अंत में क्या दी हुई है विसर्ग। तो ये विसर्ग हम इस तरह से लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा रामः। तो अब ये सारे जितने वर्ण विच्छेद के दे रखे हैं आप खुद करेंगे और फिर हम आज जिस प्रकार से मैं आपके लिए उत्तर लेकर आई थी अगली वीडियो में आपके लिए इनके उत्तर मिलेंगे और आप अपने गृह कार्य का मिलान करेंगे। तो ये आपके पेज नंबर है, पेज नंबर 11। इसके आगे देख लेते हैं पेज नंबर 12 पे भी मुझे ये वर्ण विच्छेद करने के लिए ही दिख रहे हैं। ये देखिए ये सारे वर्ण विच्छेद करने हैं आपको, तो ये वर्ण विच्छेद आप करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये भी वर्ण विच्छेद का है पेज नंबर 12। पेज नंबर 13 पे चलते हैं। ये भी वर्ण विच्छेद का एक नया टॉपिक आया बीच में थोड़ा सा। यहां तक 12 नंबर पेज के आधे पेज तक आपके लगभग वर्ण विच्छेद का टॉपिक है। अब आपके है वर्ण संयोग। विच्छेद का मतलब क्या था, वियोग का अलग करना, और संयोग क्या हो जाएगा एक करना। यानी एक शब्द को जब टुकड़े टुकड़े करके उसके वर्ण लिख रहे थे तो वर्ण विच्छेद था, और जहां पर टुकड़े टुकड़े किए हुए वर्णों को एक करके लिख देंगे तो क्या कहलाएगा वर्ण संयोग। जैसे ये देखिए दकार प्लस आ प्लस शकार प्लस अ प्लस रकार प्लस अ प्लस थकार प्लस ई प्लस विसर्ग। अब इसको बनाया कैसे, दकार प्लस आ क्या बन गया दा, शकार प्लस अ क्या बन गया श, रकार प्लस अ क्या बन गया र, थकार प्लस ई और साथ में विसर्ग थी। इस प्रकार से क्या बना दाशरथी। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, हमें टुकड़े दिए हुए हैं और हमने उसका एकल रूप यहां लिखना है। जैसे एक हम करते हैं उसके बाद ये भी आप एज ए होमवर्क एज ए गृह कार्य आप करेंगे। देखिए चलते हैं अब इस पे, हकार प्लस ई। अब ई छोटा है हम एक एक करके लिखते जाते हैं फिर इजी हो जाता है करना। आपने लिखा ही, ठीक। अब मकार प्लस आ लिखिए क्या बन जाएगा मां, लकार प्लस अ क्या बन जाएगा ल, यकार प्लस अ पीछे विसर्ग लगाएंगे, फिर यकार प्लस अ य और पीछे लगा दी विसर्ग, क्या बन गया हिमालय। क्या बना हिमालय। तो ठीक ऐसे ही बाकी के ये सभी आप करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। आप वहां तक देखिए जहां तक स्वर आ रहा है फिर उसका एकल बनाइए। जैसे अभी मुझे जो दिख रहा है तुरंत में, अब ये देखो ये आप दो से नहीं बना सकते, आपको तीसरा भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे सकार प्लस वकार प्लस अ, है ना। अब यहां सकार के बाद स्वर नहीं है और चूंकि सकार को व में मिला नहीं सकते आप किसी तरह से, क्योंकि स इस तरह से कोई नया वर्ण हमें नहीं दिया ना संयुक्त का, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, हम करेंगे सकार को आधा इस तरह से लिख देंगे स, ठीक है। फिर व प्लस अ है तो क्या लिख देंगे व, इस तरह से स्व। फिर सकार प्लस त दे रखा है। अब यहां फिर आपको ये स्वर साथ में इधर मिलाना है। यहां भी सकार के बाद कोई स्वर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे आधा स। अब चूंकि ई की मात्रा, एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी यहां, अगर आपने पहले सकार इस तरह से लिख दिया और बाद में आपने ती इस प्रकार से लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, इसका रीजन बताते हैं। इसके लिए जो फॉर्मेट पूरा बनाया हुआ है, इतना तो हमने कर लिया था सकार प्लस व स्व। अब ये याद रखना जब भी कोई ऐसी मात्रा, स्पेशली ई ही होगा छोटी क्योंकि इसी की मात्रा आगे बढ़ती है, क्योंकि ये मात्रा इधर से आएगी ना ऐसे, तो इस मात्रा के लगने वाले व्यंजन से पहले अगर कोई आधा व्यंजन है तो वो इस मात्रा के बीच में आएगा। कैसे, जैसे ये सकार, अब ये त, अब मात्रा लगानी है तो आप यहां नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। मात्रा कहां जाएगी आधे स से भी पहले, ठीक है।
ये जरूर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है ककार प्लस अ प्लस विसर्ग, तो ये बन जाएगा स्वस्तिकः। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बाकी के जितने बचे हैं ये सभी आप करेंगे और अगली वीडियो में आपके लिए इसके जो है उत्तर दे दिए जाएंगे। आगे आपके लिए दे रखा है वयम शब्दार्थान जानीन, अर्थात हम शब्दों के अर्थ जानेंगे। अब बेटा ये सब आपके लिए याद करने की चीजें हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। एक बार बता देती हूँ ये क्या है। ये संस्कृत का शब्द है, जैसे पित्राज्या, हम पहले इस पे वर्ण विच्छेद भी कर चुके हैं, हमने इसको अच्छे से समझा था। पित्राज्या का अर्थ क्या होता है, पहले जो ये दे रखी है लाइन जहां अर्थ के साथ विसर्ग लगी हुई है, ये संस्कृत में इसका अर्थ दे रखा है। जैसे होता है ना कि आप इंग्लिश का कोई वर्ड कर रहे हो तो पहले उसका अगर इंग्लिश में ही वर्ड का मीनिंग है तो, और फिर आप उसका हिंदी अनुवाद अलग से करते हो, ठीक वैसे ही संस्कृत शब्दों का संस्कृत में पहले अर्थ दे रखा है। तो ये क्या है, पित्राज्या का संस्कृत में अर्थ है पितुः आदेशः। क्या है, पितुः आदेशः। और हिंदी में चलते हैं, यानी इसका हिंदी अनुवाद किया गया है तो पिता का आदेश। इंग्लिश की बात करें तो फादर्स इंस्ट्रक्शन, फादर्स इंस्ट्रक्शन। अब ये जो एक कॉलम है ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपके लिए छोड़ा गया है, इसमें आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें लिखना क्या है, इन्होंने कहा है मातृभाषाया अर्थम लिखंतु। मातृभाषाया का मतलब होता है मदर टंग। मदर टंग यानी जो भी आपके घर परिवार में बोली जाती है वो भाषा, चाहे वो मारवाड़ी हो सकती है, राजस्थानी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, कोई भी भाषा। भारत तो भाषाओं का एक विविधता लिए हुए देश है, तो बहुत सारी भाषाएं हो सकती हैं। तो मदर टंग आपके घर में जो बोली जाती है, जो आपकी माँ बोली भी कहते हैं इसको, तो उसमें आप स्वयं लिखेंगे। ये आपके लिए अभ्यास करने वाला है। बाकी ये सब चीजें आप याद करेंगे। ये शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ हैं, संस्कृत में उनका अर्थ है, हिंदी में अनुवाद है और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, अगर समझना आए तो। क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन से हमें कई बार कुछ चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो पेजेस हैं ये आपको याद करने हैं। आई थिंक ये 2 से 3 पेज हैं, 14 नंबर, 15 नंबर और उसके बाद आपके 16 नंबर भी यही पेज है। ठीक है, तो ये आप याद करेंगे। अब आपके लिए 3 पेज होमवर्क करने के लिए हैं, आप होमवर्क करेंगे और 3 ही पेज आपके लिए याद करने के लिए हैं, आप याद करेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि आपका ये पहला अध्याय बहुत लंबा है, मैं नहीं चाहती कि एक ही वीडियो में इसको पूरा किया जाए, क्योंकि मैं तो एक वीडियो में सारे चैप्टर भी करवा सकती हूँ, लेकिन बात है कि आपको समझ आने चाहिए, इसलिए इसको छोटे छोटे भागों में मैं डाल रही हूँ, जिससे आप जितना करवाया जा रहा है उसका रिवीजन करें। इसलिए अब इसका आगे का भाग हम करेंगे कल। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।